पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा सा धीरज रख, थोड़ा सा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में वक्त लगता है। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और किस्मत बदलने के इरादे को साथ में लेकर चलते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम करने जा रहे हैं गति से रिलेटेड कुछ प्रश्न। गति चैप्टर के जो बैक एंड में एक्सरसाइज दी हुई है उसके प्रश्न हम आज के इस लेक्चर में हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। करे हुए हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले ही करा दिए थे, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफर साइड मैं आपको वापस करा देती हूँ। एक एथलीट वृत्तीय रास्ता जिसके व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक एथलीट है, वो एक वृत्तीय रास्ते पर, गोल रास्ते पर जॉगिंग कर रहा है, भाग रहा है। तो हमारा वृत्तीय पाथ है जिसके चारों तरफ एथलीट जॉगिंग कर रहा है या चल रहा है। उस वृत्तीय पाथ का जो व्यास है वो कितना है, 200 मीटर का है। ये देखो 200 मीटर का व्यास है। ठीक, इतना हमें समझ में आया। अब बोल रहा है इस वृत्तीय पाथ का एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगते हैं। मतलब यहां से अगर मान लो वो ए पॉइंट से शुरू कर रहा है, तो ए पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में उसको कितने सेकंड का वक्त लग रहा है। उसको एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड का वक्त लग रहा है, 40 सेकंड का वक्त लग रहा है। इतना हमें समझ में आया। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में वे कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, लगातार वो 2 मिनट 20 सेकंड तक भागा है या चला है, जो भी करा है। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड के 20 सेकंड तक वो चला है और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद में उस व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन व दूरी बताएं। तो सबसे पहले हम ये तो देखें कि उसकी पोजीशन क्या है। चलो दूरी तो हम बता देंगे, लेकिन विस्थापन बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि उस व्यक्ति की अंतिम स्थिति क्या है, कहाँ रुका है वो। जहां रुका होगा और जहां से शुरू किया होगा उसके मध्य हम एक लाइन खींच देंगे और सीधी रेखा का जो मान होगा वही उस व्यक्ति द्वारा तय किया हुआ विस्थापन होगा। तो देखो सबसे पहले तो है ना, इधर क्या बोल रहा है कि एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लग रहे हैं और टोटल कितनी देर तक घुमा है वो, 2 मिनट 20 सेकंड। तो यार आधा सेकंड में, क्वेश्चन में बोल रहा है सेकंड है, आंसर में जो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो मिनट और सेकंड में दे रखी है। तो ऐसे समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो हमें क्या बोला है कि उसने चक्कर कितनी देर तक लगाया है, 2 मिनट 20 सेकंड में, 20 सेकंड तक वो घूमता रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड को टोटल सेकंड में कन्वर्ट कर लूं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, और 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 2, 20 सेकंड अलग से दे रखे हैं, तो टोटल 20 को ऐड कर लेंगे हम। तो 120 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स। मतलब जो हमारा एथलीट है वो 140 सेकंड तक घूम रहा था इस गोले के चारों ओर। तो मैं देख रही हूँ कि एक चक्कर लगाने में उसको कितने सेकंड लग रहे हैं, 40 सेकंड लग रहे हैं। तो एक 140 सेकंड के अंदर वो कितने चक्कर लगा देगा, हम पहले ये देख लेते हैं। एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगे हैं, तो 2 चक्कर लगाने में वो कितने सेकंड कवर कर लेगा। 2 चक्कर लगाने में कितने सेकंड लग जाएंगे उसे, 80 सेकंड लग जाएंगे भाई। ठीक है, एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड, 2 चक्कर लगाने में 80 सेकंड। ऐसे ही 3 चक्कर लगाने में उसको कितने सेकंड लग जाएंगे, 3 चक्कर लगाने में भाई उसको 120 सेकंड लग जाएंगे। 120 सेकंड तो यही हो गए, बचे हुए 20 एक्स्ट्रा सेकंड है। तो मुझे एक बात बताओ, वो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड ले रहा है, तो 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, टाइम आधा हो गया तो चक्कर भी आधा हो जाएगा। मतलब वो 20 सेकंड के अंदर 20 सेकंड के अंदर वो आधा चक्कर लगा रहा होगा, आधा चक्कर लगा रहा होगा। 120 सेकंड में उसने 3 चक्कर लगा लिए, बचे हुए 20 सेकंड के अंदर आधा चक्कर लगा लिया है। मतलब उसने कुल कितने चक्कर लगाए हैं, कुल चक्कर कितने लगाए हैं उसने,
कुल चक्कर लगाए उसने 3 और आधा, मतलब 3.5 चक्कर उस एथलीट ने लगाए हैं, और 3.5 चक्कर लगाने के लिए उसको समय कितना लगा है? 140 सेकंड। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न वो बोल रहा है कि मुझे बताओ कि 3.5 चक्कर के अंदर, जब 3.5 चक्कर उस एथलीट ने लगाए हैं, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन क्या है? दूरी देखो यहाँ पर, दूरी निकालने के लिए क्या करूंगी भाई? उसने 3.5 चक्कर लगाए हैं एथलीट ने, तो एक चक्कर लगाने में उसने कितनी दूरी तय करी है? एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करी है? इस वृत्त का परिमाप निकाल लूंगी मैं। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो गई? 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। लेकिन हमारे एथलीट ने चक्कर कितने लगाए हैं? 3.5 चक्कर लगाए हैं। तो 3.5 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 3.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास में? भाई व्यास है हमारे पास में, व्यास कितनी दी है हमारे पास में? प्रश्न में बताया है कि व्यास कितनी है? 200 मीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास में? रेडियस हो जाएगी 100 मीटर। आधा होता है ना, तो इंटू 100। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो इधर 0.5 आ जाएगा। 0.5 को जब मैं 2 से इंटू करूंगी तो एक उत्तर आ जाएगा। 1 इंटू 2 इंटू 22 इंटू नहीं, एक को तो, इसको तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो इधर 2 नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, क्योंकि आधा इंटू 2 करूंगी तो एक हो जाएगा। ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 इंटू 22 इंटू 100। तो उस एथलीट द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 2200 मीटर की है। ठीक है, अब देखो, उस एथलीट द्वारा तय किया गया विस्थापन जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एथलीट रुका कहाँ है। तो पहले चक्कर में वो ए से घूम करके ए पर पहुंचा होगा, वापस दूसरे चक्कर में ए से घूम करके ए पर पहुंच गया, तीसरे चक्कर में वापस ए से घूम करके ए तक पहुंच गया, फिर बचा आधा चक्कर। तो आधे चक्कर में वो कहाँ पहुंचा है? यहाँ बी पॉइंट पर पहुंच गया है। और ए से बी के बीच में अगर मैं एक सीधी रेखा खींचूं तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे वृत्त का व्यास मिल रहा है। तो वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है वो वृत्त के व्यास के बराबर ही है। तो यहाँ मेरा विस्थापन कितना हो गया है? यहाँ मेरा विस्थापन हो गया है 200 मीटर। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिस्टमैटिक कैसे करना आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसने क्या करा है भाई? एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लग रहे हैं, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? दोनों टाइम को भाग देकर किसने कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जो मेथड आपको समझ में आता है ना उस मेथड से क्वेश्चन करो। 300 मीटर के सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? 2 पार्ट में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो हम पहले क्वेश्चन समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि जोसेफ नाम का एक लड़का है, वो एक सीधे रास्ते पर चल रहा है, जॉगिंग कर रहा है, और सीधे रास्ते पर जॉगिंग करते हुए वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में उसको समय कितना लग रहा है? उसको समय लग रहा है 2 मिनट 50 सेकंड। इसको मैं पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर लूं तो कितना हो जाएगा? 120 सेकंड प्लस 50 सेकंड। तो ए से बी तक पहुंचने में उसको टोटल कितना समय लग रहा है? 170 सेकंड का समय लग रहा है। ए से बी तक जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है? 170 सेकंड लग रहे हैं। पहुंचता है और घूम कर 1 मिनट में, अब बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद में वो वापस घूम करके कहाँ आ जाता है? सी पॉइंट पर आ जाता है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। और ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 300 मीटर है। यहां पर बी से सी तक आने में उसको कितना समय लग रहा है? 1 मिनट का समय लग रहा है। तो बी से सी तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है? उसको लग रहा है 20, नहीं, उसको लग रहा है 1 मिनट का समय। मतलब 1 मिनट का समय मतलब हमें
सेकंड में कन्वर्ट करूंगी तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएंगे, 60 सेकंड हो जाएंगे। हम्म, तो पहले तो बोल रहा है कि सिरे ए से दूसरे सिरे तक क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है और औसत वेग निकालना है। तो औसत चाल तो मैं तब निकालूंगी जब मुझे कुल दूरी पता होगी। तो पहले प्रश्न में कुल दूरी कितनी है हमारे पास में, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है मेरे पास में 300 मीटर, क्योंकि ए से बी की तो बात कर रहा है ना वो, तो 300 मीटर चला है वो, इतना चलने में उसको समय कितना लगा है, कुल समय कितना लगा है, कुल समय हमें लगा है 170 सेकंड। ठीक है, अब औसत चाल का सूत्र क्या है हमारे पास में, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है भाई, कुल दूरी कितनी तय करी उसने, 300 मीटर दूरी तय करी है, और समय कितना लिया है उसने, 170 उसने समय लिया है। अब 17 को हम 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1.764 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन हो गया। अब इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन समान ही, क्योंकि वस्तु जो है सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही है, तो यहाँ पर हमारा विस्थापन भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा विस्थापन जो है वो भी, यहाँ हमारा विस्थापन भी कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा हमारा 300 मीटर, और समय कितना लग रहा है यहाँ हमें, समय वही लग रहा है 170 सेकंड। तो इस स्थिति में जो हमारा औसत वेग है, औसत वेग भी यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना है हमारे पास में 300 और 170, तो कितना हो जाएगा 1.764 मीटर प्रति सेकंड, यही हमारा विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1.764 आंसर आ रहा है ना हमारा, यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है, 1.76, इतना ही करा उसने, 4 तक नहीं निकाला है आंसर। अब इस क्वेश्चन का दूसरा भाग हम करते हैं। दूसरे भाग में क्या बोल रहा है कि 300 मीटर के सीधे रास्ते पर जोसेफ चल रहा है, पहले वो क्या गया था, ए से बी तक गया था, ए से बी तक जाने में उसको कुछ समय लगा था, और फिर वो वापस घूम करके बी से सी पर आया। तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी थी, 300 मीटर, और बी से सी के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, तो पहले ए से बी गया, फिर बी से वापस सी पर पे आया है। फिर जब वो ए से बी पर गया था तो उसको समय कितना लग रहा था, टोटल 170 सेकंड लग रहे थे। यहाँ पर ए से बी तक पहुंचने में उसको समय कितना लगा था, 170 सेकंड, पीछे हमने कैलकुलेट कर लिया है। और बी से वापस सी पर आने में उसको समय कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, मतलब 60 सेकंड। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि ए से सी के, ए से जब वो सीधे सी तक आया, उस स्थिति में उसकी औसत चाल और औसत वेग क्या थी। तो बच्चों देखो, जब वो औसत, हम औसत चाल की अगर बात करें, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, औसत चाल निकाल लेते हैं। तो औसत चाल का सूत्र हमारे पास में क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी है, पहले वो गया ए से बी पर, फिर बी से सी पर वापस आया। ये हमारी जो चाल है या फिर दूरी है, दूरी कैसी है हमारी, एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि में तो हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी
कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, पहले वो ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर आया, तो 300 प्लस 100, टोटल दूरी कितनी हो गई हमारे पास में 400 मीटर। कुल समय कितना लग रहा है उसको, कुल समय कितना लगा है हमें, कुल समय हमें लगा है, पहले यहां से ए से बी पर गया तो 170 सेकेंड, फिर 60 सेकेंड उसको और लगे हैं, तो कुल समय कितना हो गया है 230 सेकेंड का। तो क्या अब हम औसत चाल निकाल सकते हैं, तो औसत चाल के सूत्र में रख करके भाग दे देंगे तो औसत चाल आ जाएगी। औसत चाल क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है हमारे पास में 400 मीटर, और कुल समय कितना लगा है 230। तो इस स्थिति में जो हमारी औसत चाल है वो कितनी हो जाएगी, इस स्थिति में हमारी औसत चाल हो जाएगी 1.73 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे औसत वेग। औसत वेग क्या है हमारे पास में, विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना हुआ है यहाँ पर, आपको क्या देखना है, विस्थापन के लिए क्या देखते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु कितना है ए, अंतिम बिंदु कितना है सी, तो ए से सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। भाई ये पूरा 300 का है, ये 100 का है, तो इतना सा 200 का ही तो हुआ, तो पूरा जो रास्ता है 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा, वापस से 300 हो जाएगा ना। भाई टोटल ये पूरा 300 का है, ये इतना सा 100 का है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 200 का। तो विस्थापन तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 200 मीटर का, और समय वही लग रहा है क्योंकि वो पहले यहां से गया था फिर यहां से यहां पर आया है, तो समय तो वही लिया, सुपरमैन नहीं उड़ के नहीं आया है, उसमें भी टाइम लगेगा वैसे। तो क्या है यहाँ पर, उसको समय कितना लगा है 230 सेकंड ही लगा है। इसको भाग देंगे हम, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा 0.869, जिसको आप 0.87 भी लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। आंसर चेक कर लेते हैं, 0.87 आ रहा है और इधर 1.74। ये रहा, इसको आप आगे और निकालोगे तो हो सकता है कि 3 से ज्यादा कोई बड़ी डिजिट आ रही होगी तो वो राउंड ऑफ होकर के 1.74 हो जाएगा। तो आप इसको आगे और परफॉर्म करके देखना, आंसर आ जाएगा आपका। पॉइंट थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, दिखता नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम होती है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। दोबारा से आप इस क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करेंगे एज अ होमवर्क, क्योंकि पहले के लेक्चर में मैं आपको, पिछले लेक्चर में जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे चाल, औसत चाल या फिर औसत वेग वाला, तब मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुकी हूं, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस सामान्य अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, विराम अवस्था से चालू किया है मोटर बोट ने, तो हमारा जो प्रारंभिक वेग है वो कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। सरल रेखीय गति कर रही है और उसका जो त्वरण है, त्वरण दे रखा है ना, तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उस मोटर बोट का त्वरण हो जाएगा। नियत त्वरण से वो 8 सेकंड तक चलती है, तो टी बराबर 8 सेकंड ले लेंगे। इस सामान्य अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, तो आपको बताना है एस। अरे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, गति के समीकरण, 3 समीकरण पढ़े, जल्दी से रिकॉल करते हैं कौन से। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे साथ में रिपीट करो, बोलो इसको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। निकालना क्या है हमें, निकालनी है गति, सॉरी दूरी, दूरी निकालनी है। तो दूरी किससे निकलेगी, एक तो दूसरे समीकरण से निकल सकती है, तीसरे समीकरण से निकलती है। लेकिन अगर आपको दूसरे समीकरण से दूरी निकालनी है तो उसके लिए आपको u चाहिए, u है हमारे पास में, समय चाहिए, समय है, त्वरण चाहिए, त्वरण भी है, तो दूरी निकल जाएगी। बस फिर क्या है, हम क्या लगा लेंगे, दूसरा समीकरण लगा लेंगे यहाँ पे।
तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का इस्तेमाल करके हम हमारी दूरी निकाल देंगे। ठीक है, तो ये S हो जाएगा हमारा। U कितना है 0, T है 8 प्लस हाफ, त्वरण है 3 मीटर और समय है हमारे पास में 8 × 8। यहाँ पर सब सेकंड में ही था, ठीक है। ये टर्म तो पूरी जीरो हो गई, ये टर्म तो हमारी पूरी जीरो हो गई, तो ये तो जीरो हो गया। 0 प्लस इसको काट दो, 3 4 जा 12 × 8 कितना हो जाएगा 96, 2 8 जा 16, क्या लिख रही हूँ मैं, एक सेकेंड, 2 8 जा 16, 1 ऊपर कैरी जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 9। तो कितनी कितनी दूरी तय की है मोटर बोट ने? मोटर बोट द्वारा तय की गई दूरी है 96 मीटर। अच्छा लग रहा है? क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें, देखो 96 मीटर ही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर की गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, की गति से चल रही दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड बाद उसकी कार रुक जाती है। एक ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित कीजिए। ब्रेक लगने के पश्चात दोनों में से कौन सी अधिक दूरी तय करेगा, ये बताओ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास में 2 कार हैं। ये हमारी कार तो नहीं लग रही, बस है, पर कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लोगे, पता है मुझे। ये कार ए है और ये क्या है हमारी, बचपन से ड्राइंग खराब रही है मेरी, तो ये आपकी दूसरी कार है बी। ठीक है, तो ये पहली कार ए है, दूसरी कार है बी। क्या बोल रहा है? किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, मतलब इसकी गति कितनी थी, इसका जो आरंभिक वेग था वो कितना था, इसके लिए यू था 52 किलोमीटर प्रति आर। ठीक है, ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी, मतलब अंतिम वेग कितना हो जाएगा इसका 0 किलोमीटर प्रति आर। और ब्रेक लगाने के कितनी देर बाद इसकी गाड़ी रुक रही है 5 सेकंड बाद में, तो लो भाई 5 सेकंड बाद में इसकी गाड़ी रुक जाएगी। उसी तरह एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो भी गाड़ी चला रहा है। जब दूसरा व्यक्ति हमारा गाड़ी चला रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना है, कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था वो, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इसके लिए यू कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आर। धीमे धीमे ब्रेक लगा रहा है, धीमे धीमे ब्रेक लगाएगा, इसकी गाड़ी भी रुक जाएगी। ठीक है भाई, समय कितना लगा है इसकी गाड़ी को रुकने में, इसने धीरे धीरे ब्रेक लगाया ना तो उसकी गाड़ी लेट रुकी है। कितने रुक गई इसकी गाड़ी को रुकने में, कितना समय लग गया 10 सेकंड का। तो पहले तो बोल रहा है कि इस कंडीशन को आपको ग्राफ पर बताना है, तो ग्राफ पर तो हम इस चीज को बता देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ हम इसका प्लॉट कर लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से तो नहीं किया हुआ है, इसे कोई बात नहीं है, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर हम हमेशा समय लेते हैं, समय दिया हुआ है हमें सेकंड में। इधर वाई अक्ष पर हम ले लेंगे वस्तु का वेग या फिर वस्तु की चाल, और जो वस्तु का वेग है वो हमें दिया हुआ है किलोमीटर प्रति आर के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास में जो कार की गति है वो क्या है, 52 है, 30 है, तो 10-10 का गैप ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहां से मैं क्या ले लूंगी, 10-10 का गैप ले लूंगी। ये ओरिजिन है 10 किलोमीटर प्रति, नहीं, हाँ, आर 20 किलोमीटर प्रति आर, 30, 40 और 50 और 60, एक और ले लो, और एक ये 70। समय क्या है, समय देख लेते हैं हम। समय हमें दिया हुआ है भाई, पहली को रुकने में 5 सेकंड रखें, दूसरी को रुकने में 10 सेकंड रखें, तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है, इसलिए मैं 1 2 3 4 ले रही हूँ टाइम को। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेकंड। ठीक है, तो पहली कार का जो
प्रारंभिक वेग है वो कितना है, ब्लू से बना रही हूं मैं पहली कार का जो प्रारंभिक वेग है वो हम देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 52 किलोमीटर प्रति आर दिया हुआ है। तो 52 किलोमीटर प्रति आर बना लेंगे हम। देखो यहाँ पर 60 और 50 के बीच में कहीं 55 होगा, 55 और 60 के बीच में क्या आएगा, 52.5 इधर कहीं आएगा। तो इसके जरा सा नीचे करूंगी तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है यहाँ से हमें क्या मिल गया है, कार का प्रारंभिक वेग मिला है। और इसका अंतिम वेग क्या है, ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुक गई, मतलब अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। तो और कितनी देर लगी है उसको गाड़ी रोकने में, कितनी देर लगी है बताया ना पीछे, गाड़ी रोकने में उसको लगे हैं 5 सेकंड। तो यहां से शुरू करेगा वो और 5 सेकंड बाद में उसकी गाड़ी रुक जाएगी। ये बात हो रही है कार ए की। इसी प्रकार जो कार बी है उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 30 है, और उसको गाड़ी रोकने में 10 सेकंड लग जाते हैं। तो 30 से हम चालू करेंगे, इसका येलो कलर से बना देते हैं। 30 से हम चालू करेंगे और 10 सेकंड बाद में हमारा जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रही हमारी कार बी। ग्राफ से तो हमने प्रदर्शित कर दिया है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ग्राफ के अलावा उसने क्या मांगा है, ग्राफ के अलावा वो बोल रहा है कि ये बताओ कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी। मतलब आपसे क्या पूछा है, दोनों कंडीशंस में आपसे एस जो है वो पूछ लिया है। ठीक है, बता देंगे एस। देखो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ दिया हुआ है ना तो ग्राफ से ही निकाल लेंगे। पर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, या हमें यहाँ पे जो वेग दिया हुआ है ना वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, समय दिया हुआ है सेकंड में, कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। तो मैं क्या कर लूंगी, जो दोनों कार के वेग है, जो दोनों कार के प्रारंभिक वेग है उसको कन्वर्ट कर लूंगी मैं मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, मैं उसको 5/18 से गुणा कर दूंगी। तो कार ए के लिए जो यू है वो कितना है, 52 किलोमीटर प्रति आर है। तो इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, 5/18 से गुणा कर दो, 2 की टेबल से काटते हैं। और कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 6 30, 3 ऊपर कैरी गया, 5 2 10, 130/9 आंसर आ गया है। ठीक है, हमारा क्या आंसर आ गया है, 130/9। और कार बी जो है, कार बी जो है उसका अंतिम वेग कितना है, सॉरी उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 30 है। तो 30 किलोमीटर प्रति आर, इधर मीटर प्रति सेकंड लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या करेंगे, 30 × 5/18, टेबल काटो 2 की टेबल से, 9 बार कटेगा 2 की टेबल से, क्या लिख रही हूँ मैं, एक सेकेंड। और ये कितनी बार कटा है, 15 बार कटा है। तो कितना हो जाएगा ये, 5 5 जा 25, 2 कैरी जाएगा, 5 1 जा 5 7, 75/9 मीटर पर सेकंड। क्यों करा है, क्योंकि बच्चों जरूरी है, अगर टाइम आपको आर में दिया हुआ होता ना, अगर टाइम आपको घंटे में दिया हुआ होता तो हम ये वाली स्पीड से ही आंसर निकाल लेते। लेकिन आपको जो स्पीड दी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, समय आपको सेकंड में दिया हुआ है। तो ऐसे नहीं चलता है क्वेश्चन में, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है तो समय हमारे को सेकंड में दिया हुआ होना चाहिए। अगर समय आर में दिया हुआ है तो हमारे पास में जो वेग है वो भी फिर किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए। देखते हैं आगे जगह है क्या एक बार, हाँ चलो इधर करवा दूंगी। तो यहाँ पर कार ए के अंडर, अगर मैं कार ए का अगर मैं क्या निकालना चाहूं कि उसने कितनी दूरी तय की है, तो मैं क्या देखूंगी, उस कार ने एरिया कितना कवर करा है। अब कार ए जो है ये ब्लू वाला रीजन है, ये ब्लू वाला जो रीजन है ना, ये ब्लू वाला रीजन क्या है, एरिया कवर्ड बाय कार ए के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल कवर किया उसने, त्रिभुज का निकाल लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कार ए, अरे एक सेकेंड, चलो व्हाइट से ही लिख देते हैं, दिखेगा नहीं। कार ए द्वारा तय की, कार ए द्वारा तय की गई दूरी
कितनी दूरी तय करी है भाई कार ए ने? तो नाम दे देते ट्राइंगल का। ये इसको दे देते पॉइंट ए, ये ओ है और ये बी है और ये पॉइंट सी है। तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी क्या है? क्षेत्र त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अच्छी बात है। आधार कितना है? आधार वही है जो समय है। आधार कितना है? जो समय है वही आधार है इसका। तो समय कितना है हमारे पास में? 5 सेकंड का है। और ऊंचाई कितनी है? जितना उसका प्रारंभिक वेग है वही उसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितनी है? 52। अभी तो किलोमीटर प्रति आवर में वो नहीं चाहिए मुझे, कितना ले लूंगी मैं? 130/9 ले लूंगी। तो 130/9 ले लू इधर, 130/9। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे? कट रहा है, ये कट रहा है इधर से, यहाँ से कितनी बार कट रहा है? 75 टाइम, नहीं 65 टाइम्स, 65 टाइम्स कट रहा है। 2 की टेबल से 130 कट हो रहा है ना। 2 6 12, 1 बचेगा तो 5। तो हमारे पास में क्या बच रहा है? 5 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 9। पहले 5 और 65 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 2 ऊपर कैरी गया, 5 6 जा 30, 32। अब जो है इसको हम क्या कर देंगे? 9 से भाग दे देंगे। 9 से भाग दिया मैंने, 9 4 जा 36 होता है, नहीं कम चाहिए, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। कितना बच जाएगा? 3 और 2 5 बच गया। तो 9 6 जा 54, पॉइंट लगाया, 1 बच गया, 0 आएगा। 9 1 जा 9। तो इस तरीके से कुछ आंसर आएगा। तो मैं मान लू कि उसने कितनी दूरी तय करी है? 36.1 मीटर की दूरी तय करी होगी उसने। कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर? हाँ 36.11 ही आ रहा है, हमारा भी आ गया देखो। 36.11 मीटर की उसने दूरी जो है कार ए ने तय की है। अभी रफ वर्क में मिटा रही हूँ। नेक्स्ट क्या पूछा है उसने? कि कार बी द्वारा तय की गई दूरी। तो कार बी द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना, 3.11 को। ठीक है, कार बी द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय करेगी वो? त्रिभुज एओसी था उसका। ठीक है, कितना हो जाएगा? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है हमारे पास में? कितना समय लग रहा है उसको? 10 सेकेंड लग रहे हैं। तो 10, और ऊंचाई कितनी है उसकी? 30 किलोमीटर थी। लेकिन हमें 30 किलोमीटर प्रति आवर वाला नहीं चाहिए, हम क्या लेंगे? 75/9 वाला लेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं 75/9। 2 की टेबल से काटा तो उधर 5 हो गया। 5 इंटू 85 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5 5 जो 25, 2 पर करेगा, 5 7 35, 375/9। अब इसको 375 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा 36, 1 बचेगा। 9 2 जा 18 ज्यादा हो जाता है, तो 9 1 जा 9, कितना बच जाएगा? 1 और ये 6 बचेगा। तो हमारे पास में हो जाएगा, क्या करा मैंने, एक सेकेंड, 9 4 जा 36, 5 आ गया। तो 9 1 जा 9,
हाँ 9 1 जा 9 तो 6 बच जाएगा, इधर पॉइंट लगाऊंगी तो 0 आ जाएगा, फिर 9 6 जा 54, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 41.66 मीटर आंसर आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया मैंने कैलकुलेशन में क्या किया है तो आप 375 को 9 से डिवाइड करके देख लो बच्चों, आपका आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं है, करके देखो, करके देखोगे तो कंफ्यूजन क्लियर होगा। ये आंसर आ गया। अब बोलोगे कि मैम इधर तो 41.67 आ रहा है, आपने तो 66 निकाला है, तो वो राउंड ऑफ कर दिए एक डिजिट। तो कभी भी ऐसे 5 से पॉइंट के बाद में से 5 से ज्यादा आता है ना तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संलग्न चित्र में 3 वस्तुओं ए बी तथा सी की दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 3 में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तो भाई आपको ग्राफ दे दिया है और पूछ रहा है कि कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है, तो हमारे पास में दूरी और समय का ग्राफ दिया गया है, और दूरी बटा समय क्या होती है, चाल होती है। मतलब जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, जिसका स्लोप सबसे ऊंचा होगा, उसकी गति सबसे ज्यादा होगी। तो मैं क्या देख रही हूं, आपको स्लोप देखने के लिए, ढलान देखने के लिए आपको क्या देखना है, एंगल देखना है। अरे ये तो पेन चल नहीं रहा है, दूसरा देखते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं। यहां पर देखो, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, किसका एंगल सबसे ज्यादा है भाई, इस वाले का एंगल सबसे ज्यादा कौन है, ये कौन है, बी है। ठीक है, तो सबसे तीव्र गति से गतिमान कौन है, सबसे तीव्र गति से गतिमान है बी। कभी भी आपको ऐसे ढाल वाला ग्राफ दे दे तो आपको क्या देखना है कि आधार के बीच में और ये जो ढलान दी हुई है, सबसे ज्यादा एंगल जिसका है उसका ढलान सबसे ज्यादा होगा, और जिसका ढलान सबसे ज्यादा होगा वही सबसे तीव्र गति से गतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है, हो गया ये तो हमारा। ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है, कि इस ग्राफ को देख करके आप क्या बता सकते हो कि ग्राफ के किस हिस्से को देख करके कि हम बता सकते हैं। मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, एक बार आंसर देखते हैं हम, क्योंकि तीनों की तीनों ही सीधी लाइन है, तो तीनों ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो तीनों एक समान गति को दर्शा रहा है ना। क्वेश्चन हम आंसर चेक करते हैं, चूंकि तीनों ग्राफ परस्पर एक ही बिंदु पर नहीं काटते हैं, अर्थात तीनों वस्तुएं किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर नहीं होगी। अच्छा, तो ये पूछा है, ये क्वेश्चन आपका ना इधर गलत लिखा हुआ है, इसको काट दो, गलत क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से किस समय पर तीनों वस्तु ए बी सी और तीनों वस्तु जो है तीनों एक ही बिंदु पर कौन से समय पर मिलेगी। कौन से समय पर मिलेगी भाई, उसी समय पर मिलेगी जहां पर तीनों के पॉइंट एक दूसरे से जुड़ रहे हो। तो मैं क्या देख रही हूँ, बी ए से तो मिल रहा है, सी भी ए से मिल रहा है, बी और ए भी मिल रहा है, लेकिन तीनों की तीनों एक साथ किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ए बी और सी जो तीनों हैं, मुझे तीनों के तीनों किसी भी एक बिंदु पर मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब तीनों ही वस्तु एक दूसरे से एक समय पर कभी नहीं मिलेगी, आपस में तीनों एक साथ नहीं मिलेगी। दो तो मिल रहे हैं, बी ए भी मिल रहे हैं, बी सी भी मिल रहे हैं, ए बी भी मिल रहा है, ए सी भी मिल रहा है, लेकिन ए बी सी तीनों साथ में एक समय पर नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इन तीनों का ग्राफ जो है किसी भी एक पॉइंट पर एक जगह पर मुझे नहीं मिल रहा है। जिस समय बी ए से गुजरती है, अच्छा किस समय गुजर रही है बी ए से, तो ये रहा बी और ये रहा ए, ये रहा, ठीक है, ये ए है ये बी है। ठीक है भाई, पता लग गया हमको, देख लिया हमने कि जिस समय बी ए से गुजर रही है, ये ए है और ये बी है, हाँ, उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेता है। ओहो, ठीक है भाई, जब बी और सी मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो उस समय तक सी कितनी दूरी तय करेगा, ये रहा सी, ये रहा सी कितनी दूरी तय कर रहा है, यहां से जोड़ू मैं। आप बोलोगे कि मैम 8 किलोमीटर दूरी कर रहा है तय, पर 8 किलोमीटर दूरी तय नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसने जीरो से थोड़ी स्टार्ट किया है। देखो सी का अगर आप ग्राफ देखोगे, अरे लाइन नहीं बन रही, हाँ ये रहा, सी का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये सी का ग्राफ है, सी का जो प्रारंभिक बिंदु है वो ये है सी का प्रारंभिक बिंदु। क्या सी ने जीरो से स्टार्ट किया है? अगर आप लोगों की रेस हो रही है, आप सब तो जीरो से शुरू कर रहे हो, आपका कोई दोस्त जो है वो थोड़ा आगे से शुरू कर रहा है,
तो क्या उसने आपके बराबर दूरी तय करी है? आप बोलोगे नहीं चीटिंग कर रहा है, तो आगे से भाग रहा है। तो वैसे ही सी जो है वो आगे से भाग रहा है ना, तो उसने 8 किलोमीटर दूरी थोड़ी तय करी है। चलो हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये है पॉइंट ए, ये है बी, नहीं ए बी सी नहीं देंगे, ए बी सी तो यहाँ पर वस्तुएं हो गई ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा नाम देते हैं, पी क्यू आर दे लेते हैं। चलो यहां पर P का जो आरंभिक बिंदु है इसको P बोल देती हूँ, और ये 4 वाले को Q बोल देती हूँ, और इसको R बोल देती हूँ। तो देखो Q से वो क्या नाम है इसका, हाँ C द्वारा तय की गई दूरी, 8 उत्तर गलत है इसका, जहां भी 8 उत्तर लिखा है ना गलत है। हम करते हैं इसको, हमको दिख रहा है भाई वो 0 से शुरू नहीं कर रहा, तो 8 कैसे उत्तर हो जाएगा उसका। C द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है भाई, कितनी दूरी तय करी है सी ने, तो हम देख रहे हैं कि सी ने चीटिंग करी है, सी ने पी पॉइंट से स्टार्ट किया है। तो सी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर। अब क्यू से आर के बीच में तो 4 किलोमीटर है, तो इसको तो मैं 4 लिख लेती हूँ। पर पी से क्यू तक कितनी दूरी तय करी है वो कैसे निकालेंगे, तो देखो पी से क्यू के बीच में, सॉरी ओ से, और ये जो क्यू ये वाला पॉइंट है ना हमारा, पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक कितनी वैल्यू बता रहा है। भाई एक ब्लॉक अगर 1 सेंटीमीटर का होगा, अगर एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का होगा तो 1 2 3 3 किलोमीटर हो जाएगा ये, पर यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है, चलो नापते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पर 7 ब्लॉक मिलकर के 4 किलोमीटर बना रहे हैं। मतलब ओ से क्यू के बीच में 4 ब्लॉक है, और इन 4 ब्लॉक की वैल्यू कितनी है, 7 किलोमीटर। तो एक ब्लॉक कितनी दूरी बता रहा है, एक ब्लॉक बता रहा है 4/7 किलोमीटर। अब हमारा जो सी है वो कहां से शुरू कर रहा है, 1 2 3 यहां से शुरू कर रहा है, तीसरे से शुरू कर रहा है। मतलब पी से क्यू के बीच की दूरी कितनी हो गई है, 1 2 3। पी से क्यू के बीच की दूरी कितनी हो गई है, उसने 3 डब्बे चले हैं, और एक डब्बे की वैल्यू है 4/7, तो कितना हो जाएगा 12/7। इस +4 को इधर लिख लेते हैं नीचे। 12/7 क्यों करा है मैंने, एक ब्लॉक की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पर अगर 10 ब्लॉक होते हैं ना, तो मैं कहती थी कि एक ब्लॉक जो है वो 4 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ पर 7 ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक कितने किलोमीटर बता रहा है, 4/7 किलोमीटर बता रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक के कितने ब्लॉक आए, 1 2 3 ब्लॉक आया ना, मतलब सी ने कितने ब्लॉक चले हैं, 3 ब्लॉक चले हैं, तो एक ब्लॉक में 4/7 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 3 ब्लॉक में कितने कवर करेगा, 12/7 किलोमीटर। और क्यू से आर के बीच की दूरी कितनी है, 4 है, तो इधर 4 प्लस करके लिख देते हैं। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 7 12 प्लस 28, बिकॉज 7 4 जा 28। सॉल्व करते हैं इसको, 8 एंड 2 कितना होता है, 10 और 40/7 किलोमीटर जो है हमारे सी ने दूरी चली है। 40/7 कितना होता है, देखो 7 5 जा 35, पॉइंट लगाया, 5 बचा, तो वापस कितना हो जाएगा हमारे, जो 5 बचेगा, तो 5.77 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 5 जा 35, 5 बचा इधर, पॉइंट लगाया, 0 आया, 7 7 जा 49, माइनस किया, 1 बचा, 0 लगाया, 7 1 जा 7 अगेन, तो ऐसे बचता जाएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि लगभग लगभग जो हमारा सी है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 5.71 किलोमीटर। किसी बुक में 6 भी लिखा हुआ है, किसी बुक में 8 भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि सी के द्वारा लगभग जो तय की गई दूरी है वो कितनी है, 5.71 किलोमीटर है। पूरा सिस्टमैटिक तरीके से किया है, कोई क्वेश्चन भी उठाया आपके ऊपर कि कैसे किया है, तो आप उसको करके बता सकते हो। गलत लिखा है, 5.1 है, कितना है, 5.71 है, हाँ ये गलत लिखा है। कितना आएगा इधर, 5.71 किलोमीटर, ठीक कर देते हैं। जिस समय बी सी से गुजरता है उस समय तक ए कितनी दूरी तय कर लेता है। अगेन इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर ये होगा कि जिस समय बी सी से गुजरता है उस समय तक ए कितनी दूरी तय कर लेता है। तो ए तो ये रहा हमारा, ठीक है, ए ये रहा। चलो देखते हैं कितनी दूरी तय कर लेता है, एक बार इसका क्वेश्चन देख लें कि यही पूछ रहा है ना, ये उधर चला गया है।
जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक बी तथा सी दोनों की मूल बिंदु से दूरी 5.1 किलोमीटर है ग्राफ पढ़ने पर। एक सेकेंड क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक ये कितनी दूरी तय कर लेता है। जब बी सी से गुजरता है तो ये रहा बी, ये रहा सी, तो बी सी से कब गुजर रहा है, इस पॉइंट पर गुजर रहा है। जब बी सी से गुजर लेता है उस समय तक बी ने कितनी दूरी तय कर ली है। मान लो यहां तक बी ने दूरी तय की होगी, तो यहां से ये ओ पॉइंट, ये पी पॉइंट, अगेन ये क्यू पॉइंट में ले लेती हूँ। तो बी द्वारा तय की गई दूरी को आप कैसे बता सकते हो? बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? बी द्वारा तय की गई दूरी, बी द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी भाई ओ से क्यू तक। ओ से क्यू तक मैं क्या लिख सकती हूं? ओपी प्लस पी क्यू लिख सकते हैं ना। ओपी प्लस पी क्यू लिख सकती हूँ इसको, ओ क्यू को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है क्योंकि आपके पास में एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है ना, इसीलिए पी से इसको पिंक व्हाइट से लिख लेते हैं। देखो ओ से पी तक की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर, तो इधर तो जाएगा 4। पी से क्यू तक की कितनी है? 1 2 3 ब्लॉक आ रही है। तो मैंने आपको पिछली बार में क्या बताया था कि 7 ब्लॉक में वो क्या बता रहा है, 7 ब्लॉक में 4 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं। तो एक ब्लॉक में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा? वो 4/7 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पर जो पी है, यहाँ पर जो हमारा बी है, उसने कितने ब्लॉक ट्रेवल करे? 1 2 3। तो 3 ब्लॉक में उसने कितनी दूरी तय करी है? 3 × 4/7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 3 × 4/7, 4 + 12/7 कितना हो जाएगा? 28 + 12/7, 40/7, जिसका आंसर हमने पिछली स्लाइड में निकाला था 5.71 5.71 किलोमीटर यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके देखेंगे तो 5.71 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। हाँ 5.1 ही आ रहा है, ठीक है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है। अब मान लो कोई बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो इस 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग से यहाँ पर जो है बॉल को नीचे गिराया जाता है। मतलब बॉल द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। तो यहाँ पर त्वरण कितना दे दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण दे दिया है। अब जब मैंने बॉल को गिराया होगा, मैंने बॉल को पकड़ करके गिराया है, तो उसका आरंभिक वेग कितना है? किसी भी चीज को पकड़ के ऊपर से गिराते हो तो आरंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बॉल का जो आरंभिक वेग था वो कितना हो गया? 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया। किस वेग से धरातल से टकराएगी? v निकालना है। और कितने समय में टकरा गिराएगी, नीचे गिरेगी, तो आपको समय निकालना है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन रिकॉल करते हैं हम। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और एक और क्या थी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। हमें निकालना है v और t। तो हम यहाँ से इस वाली इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, उसको लिखा मैंने सेकंड में पर है ये थर्ड वाली से हम v निकाल लें। v निकालने के लिए हमें u चाहिए, u है, a चाहिए, a है, s चाहिए, s है, ठीक है। तो इसका अंतिम वेग निकाल लेते हैं हम। अंतिम वेग, जो अंतिम वेग होगा उसी वेग से तो वो धरातल से टकराएगी। तो अंतिम वेग निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर कितना है हमारे पास में? v है, v तो निकालना है। u कितना है? 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए है 10, और दूरी भी तो निकालनी है हमें। नहीं, दूरी दी है b से, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि v स्क्वायर में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 2 जा 4, और 400 मीटर पर सेकंड v स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहां से v का मान कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा।
सिंपल था ये तो। आप क्या निकालना है, टी भी निकालना है। तो टी के लिए आप ये लगा लो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v कितना है हमारे पास में, नहीं टी निकाला ना, हाँ टी के लिए लगा लेंगे हम। v कितना है हमारे पास में, अभी हमने निकाला है 20 है। u है 0 प्लस a कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और समय हमें निकालना है। तो 20 बराबर 10t, 10 इधर आकर के भाग में हो जाएगा, तो कितना हो गया है, 2 सेकंड में बॉल जो है वो 20 मीटर की दूरी तय करके, 20 मीटर सॉरी 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करके वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से धरातल से टकराएगी। यही आ रहा उत्तर, 2 सेकंड और 20, हाँ 20 मीटर प्रति सेकंड। किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित करके दर्शाइए। ठीक है, आपको बताना है कि पहले 4 सेकंड के अंदर कार जो है हमारी कितनी दूरी तय करेगी। तो 4 सेकंड का ये रहा, इसको जोड़ दो, जोड़ दिया। चलो भाई, इतनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय कर रही है, इसको छायांकित करके बताना है, कैलकुलेट करके नहीं बताना। तो इसको छायांकित कर लेना ऐसे, ये छायांकित कर दिया आपने, इस तरीके से अच्छी अच्छी ड्राइंग कर लेना, इसमें इसको फिल कर देना। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो मैं इसको डार्क डार्क कर रही हूँ, ये एरिया क्या बता रहा है कि कार ने कितनी दूरी तय करी। उसने कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, उसने बोला है कि छाया अंकित करके बताना। तो छाया अंकित कर दिया हमने। लो भाई, अच्छा सा छाया अंकित कर देते हैं। और लो, अब यहाँ पर पेन थोड़ा पतला है इसलिए अच्छे से नहीं हो पा रहा है ये, आप अच्छे से इसको छायांकित कर लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रथम 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी निम्न चित्र में छायांकित करके दिखा दी, हमने भी दिखा दी थी। किस कार की चाल समय ग्राफ चित्र में दर्शाई गई है, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो कार का जो समय चाल ग्राफ है हमें दे रखा है यहाँ पर, पहले भी देख लिया था हमने। इस ग्राफ का कौन सा ऐसा भाग है जो हमें बता रहा है कि कार जो है एक समान चाल से चल रही है। तो एक समान चाल से जो कार है वो इस बिंदुओं के बीच में चल रही है। मतलब जब समय आपका 6 सेकंड होता है, जब समय बराबर 6 सेकंड हो गया है, तो 6 सेकंड के बाद से जो कार है वो एक समान गति से चल रही है, और हमें ये ग्राफ में दिख रहा है। तो प्रथम 6 सेकंड के बाद में जब कार चलना शुरू होती है, तो कार चलने के 6 सेकंड बाद से जो कार है हमारी वो एक समान गति से चल रही है। निम्नलिखित में से कौन से, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। अच्छा, ऐसी कोई वस्तु जिसका वेग तो शून्य हो लेकिन उसका त्वरण नियत हो। तो अभी अभी मैंने आपको एक बॉल वाला क्वेश्चन कराया था। उस बॉल में मैंने आपको क्या बोला, जब आप बॉल को नीचे की तरफ छोड़ोगे, जब आप बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हो, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0 होता है। लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है वो कितना होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर का। तो ये हमारा उदाहरण हो गया कि जब भी कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो उस स्थिति में वस्तु का जो वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है, वो तो 0 होता है, तथा वस्तु के अंदर उत्पन्न हुआ त्वरण नियत होता है, जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। संभव है मकान की छत से छोड़ते समय गेंद का वेग जो है वो 0 होता है, लेकिन उसका त्वरण कितना होता है, नियत रहता है। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। कोई वस्तु है, उसके अंदर त्वरण हो रहा है लेकिन उसकी गति एक समान है। मतलब जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो गति की वजह से नहीं होगा। त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है वो गति में परिवर्तन की वजह से या फिर वेग में परिवर्तन की वजह से उसके अंदर त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। देखो, त्वरण जो है हमारे पास में सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि किस किस पर निर्भर होती है, एक तो दिशा पर निर्भर होती है और एक परिमाण पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो हमारा त्वरण है वो कैसी है, सदिश राशि है। मतलब जो त्वरण है, अगर आप वेग का त्वरण हो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। मतलब अगर वेग में परिवर्तन करते हो, अब वेग भी तो कैसी सदिश राशि है। मतलब अगर वेग का परिमाण बदलते हो तो त्वरण बदल जाएगा, और वेग की दिशा बदल रहे हो तो भी त्वरण बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसकी चाल, यहाँ पर चाल को वेग बोल दिया, क्यों, क्योंकि जो वस्तु है वो ऐसा माना गया है कि जो वस्तु है वो सीधी रेखा में चल रही है, या फिर कुछ भी आप मान सकते हो, एक समान चाल बोला है। तो ऐसी कोई स्थिति है क्या जब वस्तु की
चाल तो एक समान हो लेकिन फिर भी उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, तो ऐसा होता है। जब वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो हर बिंदु पर उस वस्तु की गति में उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है। उसकी गति गति भले, उसकी चाल भले ही एक समान रहती है, लेकिन हर बिंदु पर उसकी दिशा में परिवर्तन आने की वजह से उस वस्तु में एक समान वेग जो है वो उत्पन्न होने लगता है। संभव है वृत्तीय गति में एक समान चाल हो सकती है। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, जब वस्तु, ये मान लो उसका केंद्र है, जब वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गति करती है तो त्वरण जो होता है ना, जो एक्सीलरेशन होता है, उसकी गति की दिशा तो क्या है? गति की दिशा तो उसकी ये है, और त्वरण क्या लग रहा है? उसका त्वरण सेंटर की तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर त्वरण और गति की दिशा में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है, मतलब दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो यह सिचुएशन भी संभव है। ये नहीं, यहाँ पर ही गलत लिखा है। यह सिचुएशन जो है वो संभव है जब कोई भी वस्तु एक, ये गलत लिखा है बच्चों, जब भी कोई वस्तु एक समान या फिर कभी भी कोई वस्तु अगर वृत्तीय गति कर रही है तो वृत्तीय गति के अंदर जो वस्तु की चलने की दिशा होती है वो तो वो त्वरण के लंबवत होती है। उसका जो त्वरण होता है वो अंदर की तरफ लगता है और जो गति होती है वो इस तरफ लगती है। तो यहाँ पर इस बिंदु से और यहाँ पर इसके बीच के अंदर जो डिग्री का जितना एंगल होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कृत्रिम उपग्रह है जो 42250 मतलब 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या का वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल की गणना करनी है। चलो ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है? एक कृत्रिम उपग्रह है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 2 पाई आर है, कक्ष में गति कर रहा है, पृथ्वी है, हमारी प्यारी पृथ्वी जहां हम रहते हैं, और इसके चारों तरफ कक्ष होती है, उसी के अंदर तो ये कृत्रिम उपग्रह, मान लो ये आपका कृत्रिम उपग्रह है, वैसे तो मुझे पता नहीं कैसा दिखता है, मान लो कृत्रिम उपग्रह ऐसे विंग्स वगैरह निकले हुए थे उसके, तो वो पृथ्वी के चारों तरफ एक निश्चित कक्ष के अंदर गति कर रहा है। तो जब वो पृथ्वी के चारों तरफ निश्चित कक्ष में गति कर रहा है तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, और वो दूरी किसके बराबर होगी? कक्ष के परिमाप के बराबर होगी। तो कृत्रिम उपग्रह की जो त्रिज्या है, कक्ष की त्रिज्या है, वो कितनी दे रखी है? कक्ष की त्रिज्या दे रखी है आपको 42250। तो कृत्रिम उपग्रह द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? उपग्रह द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 × 22/7 × 42250। कट रहा है क्या ये? इससे नहीं कट रहा है। चलो ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और समय कितना ले रहा है? एक परिक्रमा करने में 24 घंटे ले रहा है। किलोमीटर में दिया हुआ है, घंटे में दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति आवर में हम इसका उत्तर निकाल देते हैं। तो क्या निकालनी है आपको? चाल निकालनी है। चाल क्या होता है? चाल क्या होगा आपका? दूरी बटा समय, यही तो होती है चाल। दूरी कितनी है? 2 × 22/7 × 42,250 इज योर डिस्टेंस। आपकी दूरी कितनी है? 2 × परिक्रमा कक्ष में कर रहा है, तो उस कक्ष का जो परिमाप होगा उतनी ही तो दूरी तय करी होगी उसने। और समय कितना लग रहा है? 24 घंटे का समय लग रहा है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं। दो की टेबल से काटे, एक बार कट गया 12, वापस काटते हैं 11 हो जाएगा, इधर इधर 6। इसको वापस 2 की टेबल से काटते हैं, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 5। तो कितना उत्तर बच रहा है अभी हमारे पास में? हमारे पास में बच रहा है 11 × 2 1 1 2 5 डिवाइडेड बाई इधर 3 और 7 21। जब इन दोनों को मैं गुणा करूंगी तो कितना हो जाएगा? देखो, इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ जाएगा? 2 1 1 2 5 है ना, तो 2 1 1 2 5।
21 की टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या होगा? इसको डिवाइड करके हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलो इधर आओ, क्या लिखा है? 232375। किसकी टेबल है? 21 की टेबल है। तो 21 की टेबल में कितनी बार आएगा? ठीक है, 21 की टेबल में आएगा एक बार। कितना बच गया? 2। 22 आया, वापस एक बार आया, कितना बच गया है? 1 बच गया है, 3 आ गया। अब 13 तो छोटा है, तो 0 उतारूंगी इधर, तो कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। अब 21 की टेबल को हम 5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 105। और अगर हम 6 से करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कम है। 7 से करके देखते हैं एक बार। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 141 ज्यादा हो जाएगा तो 6 से कर लेते हैं। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 126 माइनस गया, कितना बचा? 1, और इधर से भी कितना बच जाएगा? 1। अब ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 21 से करती हूँ, 21 को 5 से करूंगी तो 105 आएगा। तो 5 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 6 से करेंगे तो ज्यादा संख्या हो जाएगी। तो 5 से कर देती हूँ मैं इसको, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 105 पॉइंट लगाए तो इधर कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। पॉइंट लगाओगे इधर 0 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद की फिर 2 डिजिट की वैल्यू आप निकाल लेना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 11,065.47 किलोमीटर प्रति आर जो है उस कृत्रिम उपग्रह की चाल है। यहाँ पर जो मैंने उत्तर है किलोमीटर प्रति आर में निकाला है, क्योंकि रेडियस जो थी वो भी हमारे को किलोमीटर में दे रखी थी और समय जो है आर में दे रखा था, तो किलोमीटर प्रति आर में हमने आंसर निकाल दिया। इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर किसमें निकाला है? यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकंड में निकाला है। तो आप क्या करना, उसको आपके पास में क्या उत्तर आया था हमारे पास में? 11,065। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? यहाँ पर आपको क्या करना है? समय को आप क्या कर दोगे? 60 इंटू 60 से भाग दे देना, और जो उत्तर आया उसको आप 1000 से, उसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर दोगे उत्तर को आप, तो आपका जो उत्तर है मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो आपको जो आपका उत्तर आया है ना, हमारा क्या क्वेश्चन था, हमारा क्या उत्तर था? 11,065.47। ये किलोमीटर प्रति आर है, और प्रति आर को अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60 से उसको भाग दे दोगे, तो आपका किलोमीटर प्रति सेकंड में उत्तर आ जाएगा। वो उत्तर भी गलत नहीं है, वो भी सही है। हमारा वो तो एक लुकआउट है कि आप किस में आंसर निकालते हो। आंसर सही है, वो किलोमीटर प्रति आर में, ये किलोमीटर प्रति सेकंड में। हो सकता है कोई इसको मीटर प्रति सेकंड में निकाल दे। तो सब कुछ जो है यहाँ पर हमारा ठीक है, तीनों आंसर ही सही है। इसी के साथ में जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्रैक्टिस जरूर करनी है, मेरे साथ करने के बाद में 2-2 बार इन क्वेश्चंस को और सॉल्व करो। तब तक के लिए बच्चों हम मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए।